Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Learn Medical Tricks. फ्रेंड्स, मैराथन के आज नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रचना शारीर फर्स्ट पेपर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो हम गैस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को जो मैं आप टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ इनको एटलीस्ट आपको पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। लास्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस को मैंने निकाला है, तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से सुनेंगे और रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्रिया सारी फर्स्ट और सेकंड का जो मैराथन बनाया था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे। इससे सेकंड पार्ट में ही जो मैंने बनाया था उसमें आपका रस आ गया था, शुक्र आ गया था, ओज आ गया था, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आ गया था, ईसीजी आ गया था, बहुत से क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका सेक्शन है शरीरोपक्रम, उसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो है शरीर और शारीर में अंतर। शरीर और शारीर में अंतर, ठीक है, ये आपको देख के जाना है। शरीर को शरीर रचना की दृष्टि से क्या बताया गया है, शीर्यते इति शरीरम, ठीक है, यानी इसका क्षरण हो, ठीक है, जिसका डेली शरण हो, ठीक। और वहीं आयुर्वेद ग्रंथों में क्या बताया गया है शरीर के लिए, तो चरक ने बताया है तत्र शरीराणाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही, विकार समुदायात्मकम संयोगवाही, ठीक है। तो ये चरक ने बताया है। और सुश्रुत ने क्या बोला है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकारम सम्मूर्छितम गर्भमिति उच्यते। ये पूरा कोटेशन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, ये शरीर 5 का है और ये चरक शरीर 6 का है, ठीक है। तो ये शरीर की व्युत्पत्ति और उसके परिभाषा के संदर्भ में हो गया। और शरीर क्या है, शरीर का डिस्क्रिप्शन जिन ग्रंथों में किया गया वही शरीर है, ठीक है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका शरीर और शरीर के निरुक्ति और इसके परिभाषा के संदर्भ में आ सकता है। दूसरा जो आएगा क्वेश्चन वो एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो है शारीर ज्ञान का प्रयोजन। इसको छोड़ना नहीं है, शारीर ज्ञान का प्रयोजन, इसको पढ़ के जरूर जाना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें कोटेशन आती है कि शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वथा वेदियोभिषक आयुर्वेद से कार्तेशन वेदलोक सुप्रदम। तो ये कोटेशन आपको, इसका हिंदी क्या है वो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक। नंबर 3 क्वेश्चन बन सकता है शरीर की सड़ंगता में से, शरीर की सड़ंगता, जिसको हम सड़ांग शरीर कहते हैं, ठीक है। तो शरीर की सड़ंगता, सड़ांग शरीर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बस कैसे डिफरेंस याद रखना है, चरक और सुश्रुत। चरक ने क्या बोला, द्विबाहु द्विशक्तिनी शिरोग्रीवा, ठीक है, और अंतराधि, अंतराधि इति षडंगम, ठीक है, यानी 2 बाहु हो गई अगर हम ये बॉडी बना लें, ठीक है। तो इसमें 2 बाहु 2 शक्तिनी, ठीक है, शिर और ग्रीवा, ठीक है, 2 2 4 1 5, और अंतराधि जो मध्य शरीर का भाग है अंतराधि। तो ये चरक ने बताया। और सुश्रुत ने क्या बता दिया, सुश्रुत ने थोड़ा सा स्मंतर कर दिया, उन्होंने 2 बाहु और 2 शक्तिनी को शाखा चतुर्शो करके बोल दिया, शाखा चतुर्शो यानी 4 शाखाएं, ठीक है, 4 शाखाएं। शिरोग्रीवा को उन्होंने सिर कर दिया और अंतराधि को उन्होंने मध्य शरीर कर दिया। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सड़ांग शरीर के लिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है शॉर्ट में। और जो चौथा क्वेश्चन आपका बन सकता है वो है मृत शरीर संरक्षण, मृत शरीर संरक्षण, जिसको आप प्रिजर्वेशन ऑफ कैडावर कहते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ कैडावर, ठीक है। ये आपका लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के जाना है मॉडर्न एस्पेक्ट में भी और आयुर्वेदा के हिसाब से भी, ठीक है। इसका पूरा कोटेशन मिलता है
इसको आप देख लेंगे एक बार हिंदी क्या है कि तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहितम अदीर्घ व्याधि पीड़ितम निष्ठांत पुरुषम, ये आप पूरा देख लोगे एक बार, ठीक है। तो इसको भी आप देख के जाएंगे। तो 4 क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिए कि शरीर और शारीर में अंतर क्या है, शारीर ज्ञान का प्रयोजन क्या क्या है, षडांग शरीर क्या है और मृत शरीर संरक्षण। और एक छोटा सा आप टॉपिक देख के जाएंगे, रचना शरीर की निरुक्ति और निष्पत्ति। रचना शरीर की निरुक्ति आप एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। तो शरीर उपक्रम से आप इतना क्वेश्चन देख के जाएंगे, इनमें से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक आपको देख के जाना है वो है धातुज पुरुष। धातुज पुरुष या आपने क्रिया शरीर में भी देखा होगा, ठीक है। धातुज पुरुष को आप पूरा डिस्क्रिप्शन देख के जाएंगे कि एक धातुज कौन कौन से हैं, द्विधातुज कौन कौन से हैं, ठीक है, त्रिधातुज कौन कौन से हैं, ठीक है। और मोस्टली आपको पूछा जाता है षड्धातुज पुरुष, षड्धातुज पुरुष, ठीक है। क्या आता है इसमें, खाद्यस चेतना, खाद्यस चेतना, षष्ठा धातुआ पुरुषवती स्मृता, ठीक है, षष्ठा धातुआ। मतलब क्या बोला है चरक ने बोला कि खाद्यस ख आदि, ख आदि का मतलब होता है, ख मतलब होता है आकाश, तो आकाश आदि जो 5 महाभूत हैं वो और प्लस चेतना, ठीक है। तो ये 6 धातुएं षड्धातुज पुरुष को बनाती हैं, ठीक है। और वहीं सुश्रुत ने क्या बोल दिया था, पंच महाभूत शरीरी समवाय, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषो इति उच्यते, ठीक है। यानी पंच महाभूत हो गए, शरीरी मतलब होता है आत्मा, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स हैं, शरीर ये जो बॉडी है शरीर हो गया, शारीर, शारीर मतलब जिस ग्रंथों में इनका डिस्क्रिप्शन है वो शारीर हैं, और शरीरी मतलब आत्मा, ठीक है। शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो षड्धातुज पुरुष आपसे पूछ लेता है। उसके बाद चतुर्विंशति धातुज पुरुष पूछ सकता है आपसे, चतुर्विंशति धातुज पुरुष, ठीक है। तो ये आप देख के जाएंगे 24 कौन कौन से हैं, उसमें हम देख लेंगे कि 8 प्रकृति होती हैं और 16 विकार होते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे। तो सुश्रुत ने 8 प्रकृति में क्या क्या मान लिया, अव्यक्त बुद्धि अहंकार, ABA, अव्यक्त बुद्धि अहंकार प्लस पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा, ठीक है। और षोडश विकार में क्या मान लिया, 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां कौन कौन सी हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई और 1 मन हो गया, ठीक है। तो 11 इंद्रियां प्लस पंच महाभूत, ठीक है। तो टोटल जोड़ लोगे आप 16 और प्लस 8 24, ठीक है। तो चतुर्विंशति धातुज पुरुष भी पूछ लेता है, ठीक है। तो धातुज पुरुष को भी आपको देख के जाना है, 1 धातुज कौन, 2 धातुज कौन, 3 कौन, 6 वाले कौन, 7 वाले कौन, ये सारे आपको देख के जाने हैं। लेकिन एटलीस्ट कुछ देखे ना देखें, षड्धातुज और चतुर्विंशति वाला जरूर देख के जाना है, वो मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। चलिए, तो शरीर उपक्रम से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक चलते हैं, गर्भावक्रांति शारीर। गर्भावक्रांति से जो क्वेश्चन बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में ही पूछा जा सकता है और शॉर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। क्या क्या आ सकते हैं जो आपको देखना है, नंबर 1 आपको देखना है गर्भ की परिभाषा, ठीक है। ये आप देखेंगे, ज़्यादा इलेबोरेट मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गर्भ की परिभाषा आपको देखनी है, गर्भ के लक्षण देखने हैं, फिर शुक्र जो आपने क्रिया शरीर में पढ़ा था, शुद्ध शुक्र के लक्षण, ठीक है। शुक्र के दोष, ये भी आपसे पूछ सकता है, शुक्र के दोष कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, फेनिल, तनु, रुक्ष, ठीक है, विवर्ण, पूती, पिच्छिल, ठीक है। फिर अन्य धातु, संश्लिष्ट और लास्ट अवसादी, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे कितने आएंगे, 8, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फेनिल तनु रुक्ष वात के कारण होता है, विवर्ण और पूती पित्त के कारण होता है, पिच्छिल जो होता है वो कफ के कारण होता है, और अन्य धातु संश्लिष्ट मतलब अगर शुक्र में कुछ और धातु मिल के आए, जैसे रक्त मिल के आए, तो किसकी वजह से हो सकता है, अभिघात की वजह से, और चोट लग जाए, ठीक है, तभी तो रक्त मिल के आ सकता है, ठीक है। और अवसादी किसकी वजह से होता है, वेग संधारण की वजह से, वेग संधारण। तो ऐसे आप इसके 8 दोषों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुक्र में आपने शुद्ध शुक्र के लक्षण देख लिए, शुक्र दोष देख लिया। तो शुक्र दोष 8 बताए हैं चरक ने और सुश्रुत ने 11 बताए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप आर्तव को देखेंगे, आर्तव में भी शुद्ध आर्तव के लक्षण, ये सब आप पढ़ चुके हैं क्रिया शरीर में, ठीक है।
बस आपको रिवाइज करना है और उसके दोष भी देखेंगे, ठीक है। शुद्ध आर्तों के लक्षण देखने हैं और दोष देखने हैं। दोष कितने हैं? 8 हैं। सुश्रुत ने 8 माने, ठीक है। तो 8 ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इधर सुश्रुत ने 11 मान लिए, इधर सुश्रुत ने 8 माने हैं, ठीक है। इधर चरक ने शुक्र के दोष 8 माने हैं, ठीक है। मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए, तो ये आपको देखना है। फिर गर्भोत्पादक भाव, ये क्वेश्चन बन सकता है, गर्भोत्पादक भाव, ठीक है। 6 भाव हैं, देख लीजिएगा। एक भाव, एक जो टाइप बताया होता है 5 महाभूत प्लस आत्मा, उसके हिसाब से भाव बताएं। और जो दूसरा डिस्क्रिप्शन है वो कौन सा है? मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज, ठीक है। वो भी आप देख के जाएंगे। तो गर्भोत्पादक भाव भी आपको देख के जाने हैं। फिर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पूछता है गर्भोत्पादक अनुकूल स्थिति, ठीक है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये जरूर देख के जाना है। क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है। किस नाम से आता है? गर्भोत्पादक भाव करके आएगा या गर्भोत्पादक अनुकूल स्थिति आएगा। तो इसमें कोटेशन आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि ऋतु चतुर्णाम सानिध्यात गर्भ स्यात् विधिपूर्वकम ऋतु क्षेत्रम बीजानाम सामग्र्यात अंकुरयथा, कि जैसे ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज, इनके होने पर ही कोई पौधा उगता है या कोई भी फसल उगती है, ठीक है। उसी प्रकार 4 रीजन बताए हैं गर्भोत्पादन के लिए। कौन कौन से? गर्भाशय, शुद्ध गर्भाशय, ठीक है, शुक्र शोणित, और आहार रस। एक बार देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गर्भोत्पादक भाव पूछेगा या गर्भोत्पादक अनुकूल सामग्री पूछेगा या स्थिति पूछेगा, ठीक। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है बीज भाग अवयव और बीज भाग एकदेश, ठीक है। तो इसको भी एक बार शॉर्ट में आप देख के जाएंगे, लॉन्ग में नहीं आएगा। शॉर्ट में पूछेगा आपसे कि बीज भाग अवयव और बीज भाग एकदेश में क्या अंतर है, ठीक है। अभी इसमें सब दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। अगर शुक्र के बीज में कोई दिक्कत आ जाए तो उस वजह से क्या होता है? पूतिप्रज बोला गया है, नहीं सॉरी, बंध्यत्व बोला गया है, ठीक है। बंध्यत्व हो जाता है। बीज भाग अवयव में हो जाए तो पूतिप्रज बोला है, ठीक है। और बीज भागा नाम एक देश आता है तो उसमें तृणपुत्रिक करके बोला हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, ये अगर पुरुष के शुक्र के बीज में अगर डिफेक्ट आ जाए तो बंध्यत्व हो जाएगा, बीज भाग अवयव में आ जाए तो पूतिप्रज, और बीज भागा नाम एक देश में आ जाए तो तृणपुत्रिक। तो ऐसे आप इनको शॉर्ट में देख लीजिएगा एक बार। तो गर्भ हो गया, गर्भ की परिभाषा हो गई, गर्भ के लक्षण हो गए, शुद्ध आर्तव हो गया, शुद्ध शुक्र हो गया, दोनों के दोष हो गए, गर्भोत्पादक अनुकूल स्थिति हो गई, ठीक है। और बीज भाग और बीज भाग एक देश, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठता है शॉर्ट में वो आता है प्रथम अंगोत्पत्ति कि किस आचार्य ने पहले किस अंग की उत्पत्ति मानी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक स्मॉल कोटेशन बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। कुमार का सर हृदय के वीर्य से नाभि में पसर गया, ठीक है। यानी कुमारशिला भरद्वाज का सिर, प्रथम उत्पत्ति सर की, ठीक है। तो कुमारशिला भरद्वाज ने प्रथम सिर की उत्पत्ति बताई, ठीक है। वीर्य मतलब कृतवीर्य ने पहले हृदय की उत्पत्ति बताई, ठीक है। नाभि में पसर गया, पसर मतलब पारासर, तो पारासर ने पहले नाभि की उत्पत्ति बताई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ आचार्य आपको और याद रखने हैं, जैसे विदेह, ठीक है। तो देह में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंद्रियां हैं, तो विदेह ने इंद्रियों को बताया, ठीक। और गौतम, सुभूति गौतम करके बोलते हैं, आप गौतम याद रखिए। तो गौतम ने मध्य शरीर को बताया, मध्य शरीर को इंपॉर्टेंट बताया। उन्होंने बोला कि मध्य शरीर जो है सबसे पहले उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इतने आप याद रख लीजिए, आपके लिए इतने सफिशिएंट हैं। तो अगर प्रथम अंगोत्पत्ति पूछता आप 4-5 आचार्यों को लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना कुमार का सिर यानी कुमारशिला भरद्वाज सिर, हृदय की वीर्य से कृतवीर्य का हृदय, नाभि में पसर गया यानी पराशर का नाभि, विदेह ने इंद्रियों को माना, देह में इंद्रियां सबसे प्रधान है, और सुभूति गौतम ने प्रथम अंग की उत्पत्ति में मध्य शरीर को माना, ठीक है। तो ये आपको प्रथम अंग उत्पत्ति में याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, इंपॉर्टेंट चांसेस हैं इसके, ठीक है। ये आप देख लेंगे। उसके बाद शॉर्ट में एक बार आप पुंसवन संस्कार को देख लेंगे, आएगा नहीं पर फिर भी एक बार इसको देख के जाएंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है गर्भ में वर्णोत्पत्ति,
उत्पत्ति, ठीक है, ये आप देख के जाएंगे गर्भ में वर्ण उत्पत्ति। तो बस ये याद रखना है कि चरक ने 3 प्रकार के वर्ण बताए और सुश्रुत ने 4 प्रकार के वर्ण बताए, ठीक है। चरक ने 3 कौन कौन से बताए जो आज के ज़माने में हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, गौर, गोरा, कृष्ण बिल्कुल काला, और श्याम, ठीक है, और श्याम यानी सांवला, ठीक है। तो गौर, कृष्ण और श्याम, ठीक है, ये कैसे बताया, चरक ने बताया। अब याद कैसे रखना है, गौर में उसने किन किन महाभूतों की प्रेजेंस मानी, ताज याद रखना है, ताज होटल है ना, तो ताज याद रखना है, दैट इज तेज, आकाश और जल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट में श्याम है, इसमें आपको याद रखना है, क्या बोला उन्होंने, सम सर्वधातु प्रायः, सम सर्वधातु प्रायः, कि इसमें सभी धातु हैं यानी सारे महाभूत लगभग लगभग सम अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और कृष्ण में उन्होंने क्या मान लिया, TPN, TPV, ठीक है, तेज, पृथ्वी और वायु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बस ताज याद रख लीजिए गौर में, श्याम उसका सर्वधातु संप्राय बोला गया है कि इसमें सभी धातुएं समान अवस्था में होती हैं, और कृष्ण में उन्होंने बोल दिया TPV, ठीक है, दैट इज तेज, पृथ्वी और वायु, ठीक, ये आपको याद रखना है चरक का। फिर आता है सुश्रुत का, सुश्रुत ने 4 माने, ठीक है, कौन कौन से, गौर, सीक्वेंस याद रखेंगे, कृष्ण, ठीक है, फिर कृष्ण के नीचे कृष्ण फिर लिख दीजिए, और श्याम यहाँ था तो कृष्ण श्याम हो गया, और ऐसे ऊपर गौर था तो गौर श्याम हो गया, ठीक है। तो ये उन्होंने 4 मान लिए, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, गौर और कृष्ण। गौर में उन्होंने क्या माना, तेज और जल माना, ठीक है, तेज मतलब अग्नि, अग्नि कौन कौन बुझाता है, जल बुझाता है, तो तेज प्लस जल माना, ठीक है। और नीचे कृष्ण में क्या माना, तेज प्लस पृथ्वी मान लिया, तेज प्लस पृथ्वी, यानी आचार्य सुश्रुत ने दोनों कॉम्प्लेक्शन की, यानी गौर और कृष्ण दोनों की उत्पत्ति में तेज यानी अग्नि को तो माना ही माना, ठीक है। तो ऊपर उन्होंने जल मान लिया, नीचे पृथ्वी मान लिया। अब जो कृष्ण श्याम आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण में तेज और पृथ्वी तो है ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तेज और पृथ्वी तो रहेगा प्लस आकाश और जुड़ जाएगा। ऐसे गौर में क्या, तेज प्लस जल है, तो तेज प्लस जल तो रहेगा, आकाश और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये गर्भ में वनोत्पत्ति हो गई, ठीक। तो गौर और कृष्ण याद रखना है, तेज दोनों में कॉमन रहेगा, पहले में उन्होंने तेज का उल्टा जल मान लिया और नीचे उन्होंने तेज प्लस पृथ्वी मान लिया। अब आपको क्या करना है, गौर श्याम जोड़ना है, तो तेज प्लस जल तो रहेगा, आकाश और जुड़ जाएगा, और कृष्ण है तो तेज प्लस पृथ्वी प्लस आकाश और जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, फिर एक क्वेश्चन आया था कि गर्भ में महाभूत व्यापार, ठीक है, यानी गर्भ में किस महाभूत की वजह से क्या होता है, तो आप उसकी पूरी कोटेशन है, उसको आप देख लेंगे कि तम चेतनावस्थित तम वायु विभजती, वायु विभाजन करती है, तेज अन्न पचती, तेज पचाती है, ठीक है। आपः क्लेदयंती, जल गीला रखता है, ठीक है, तो आपः क्लेदयंती, पृथ्वी संवहंती, आकाश में बढ़ती है, कोटेशन ये आप पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये कोटेशन भी आपको देखनी है इसके अंदर, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गर्भ का मासानुमासिक क्रम, गर्भ का मासानुमासिक क्रम, मासानुमासिक क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग का क्वेश्चन बन सकता है, देख के जाना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। गर्भ का मासानुमासिक क्रम, ठीक है, हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गर्भ का पोषण, ये भी आपको देख के जाना है, ठीक है। उपस्नेह का क्या रोल है, उपश्वेत का क्या रोल है, ये सब आपको देख के जाना है, ठीक है। गर्भ वृद्धि कर भाव, ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में, गर्भ वृद्धि कर भाव, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है फीटल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ठीक हो गया, यानी गर्भ स्कंद संवहन, ठीक है। तो ये भी आप देख के जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद जो आपको देखना, अपरा छोड़ना नहीं है, प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछने वाला क्वेश्चन है अपरा, ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे। और लास्ट पॉइंट जो है गर्भ नाभि नाड़ी, गर्भ नाभि नाड़ी यानी अम्बलाइकल कॉर्ड, सिर्फ आयुर्वेद में देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मॉडर्न देख पाएँ तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन है, जो आपका गर्भ वाला पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आएगा बता दिया, गर्भ हो गया, गर्भ के लक्षण हो गए, शुद्ध शुक्र हो गए, दोष हो गए, आर्तव हो गया, आर्तव के दोष हो गए, ठीक है, मासानुमासिक क्रम हो गया, अंगोत्पत्ति हो गई, पहले किसने किसको पहले अंगोत्पत्ति माना वो पूछ सकता है, पोषण पूछ सकता है, गर्भवृद्धि गर्भाव फीटल सर्कुलेशन, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं पिछले सालों में भी, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
वो बनता है अस्थि शरीर में से भी बन सकता है, अस्थि शरीर आता है। अस्थि शरीर में अस्थि की निरुक्ति, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो पंचभौतिक संरचना कैसी है, ठीक है, इसमें कोटेशन आती है, उसको देख लीजिएगा उसकी हिंदी कि पृथ्वी अग्नि अनिल आदि नाम ऐसे कोई कोटेशन आती है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो पंचभौतिक संरचना, अस्थि निर्माण, अस्थि निर्माण, ठीक, यानी बोन फॉर्मेशन कैसे होता है, और अस्थियों की संख्या, अस्थियों की संख्या, ठीक है, और उसके प्रकार, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोन पढ़ के जाते हैं और पूछ लेता है सिर्फ बोन के फॉर्मेशन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, यानी उसमें कौन कौन से एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी ब्लड सप्लाई, हैवर्सिन कैनाल, वॉकमैन्स कैनाल, ये सब पूछ लेता है और आप पढ़ के जाते हैं बोन, ठीक है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये सब देख के जाना है जो मैंने बोला, पंचभौतिक संरचना कैसी कैसी है, अस्थि का बोन फॉर्मेशन मॉडर्न के हिसाब से कैसे होता है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस सब देख के जाना है, ठीक है। फिर अस्थियों की संख्या आपको देखनी है, आयुर्वेद में कितनी बोले गए, प्रकार कौन कौन से बोले गए हैं, ठीक है। एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है, क्योंकि आपका लेंथी टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम संख्या की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि चरक ने 360 मानी, सुश्रुत ने 300 मानी, ठीक है, वाग्भट ने 360 मानी, ठीक है, और मॉडर्न कितनी मानता है, 206 हड्डियाँ मानता है, ठीक है। कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है याद रख लीजिए, हम बांट लेते हैं शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्व, ठीक है। एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्व। तो अगर हम 360 चरक की बात करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, 128, 140 और 92, ठीक है। सुश्रुत की याद रखते हैं तो हमें ध्यान रखना है 120, 117 और 63। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें याद रखनी है सुश्रुत की, आप चरक की भूल जाइए एक बार के लिए। सुश्रुत में क्या है, 120 है, 3 कम कर लीजिए, 117 हो गई, और अगर आपको ओवरऑल याद है तो इन दोनों के सम को घटा लीजिए तो 63 निकल आएगा। क्लियर हो गया। तो सुश्रुत ने 300 मानी तो 120 और 3 कम कर दिए 117, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेस्ट ऑफ ऑल आप घटाएंगे तो 63 निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए, चरक ने शाखा में कितनी मान ली, 120 के ऊपर एक ऐसे डंडा लगा दीजिए तो 128 हो गया, ठीक है। तो 128 याद हो गया, और 120 में 20 और जोड़ लिए 140, ठीक है। तो 128, 140 और घटा लीजिए 360 में से तो 92 हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाग्भट ने कितनी मानी, उन्होंने पूरी हुल पूरी कंप्लीट मानी, 140, 120 और 100, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मॉडर्न ने क्या बोला, एक्सियल बोन्स उन्होंने मानी 80 और एपेंडिकुलर बोन्स मानी, यानी जो शाखाओं में होती है, 126, ठीक है। तो 206 हड्डियाँ मानी। तो ठीक है, पहले आपको सुश्रुत याद रखना है, तो 120 आपने याद रखा, 3 कम कर लिया 117 हो गया, रेस्ट ऑफ ऑल हमने घटा लिया, तो 120 को अपने पूरा कंप्लीट किया तो 128 बन गया, 120 में 20 पूरा जोड़ दिया तो 140 हो गया, बाकी आप घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 140, 120 और 100, 100 में 20 जोड़ी 120, 20 में 20 जोड़ी 140, ठीक है। तो 100, 120, 140 ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ 120 में 3 कम कर दिया 117, ये आप निकाल लेंगे, यहाँ 128 कर दीजिए और 140 और 92 हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप अस्थियों की संख्या याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये अस्थियों की संख्या हो गई। फिर अस्थियों के प्रकार पूछ लेता है, तो 5 प्रकार हो गए, कौन कौन से, तरुण, कपाल, रुचक, वलय और नलक, ठीक है। तो आप देख लेंगे किसके अंदर कौन कौन सी अस्थियाँ आती हैं। जैसे कपाल अस्थि है तो हार्ड बोन्स हैं, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कपाल में जीएसटी, ठीक है, जीएसटी आपको याद रखना है, गंड, तालु और शंख, यानी सिर की बोन मजबूत होती है तो शंख हो गया, तालु हो गया और गंड हो गया, ऐसा आप याद रख लीजिए जीएसटी। रुचक क्या है, जो देखने में अच्छे लगें, वो उसको हम बोलते हैं रुचि, इस चीज़ में हमें रुचि आ रही, इंटरेस्ट आ रहा है बोलते हैं, तो कौन से, दांत, दसन हो गया रुचक अस्थि, ठीक है। ऐसे वलय आता है तो पृष्ठ और पार्श्व, पीठ और उसके जो फेलेंजेस हैं, ठीक है, तो वो पार्श्व हो गया, ठीक है। तरुण अस्थि जो मुड़ने वाली अस्थियाँ हैं, जैसे कौन कौन सी हो गई, घ्राण, ठीक है, घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अक्षिकोष, ठीक है, ये सारी मोड़ने वाली, से कान को आप मोड़ सकते हो, नाक की अस्थि को आप मोड़ सकते हो, ठीक है, ग्रीवा को आप मोड़ सकते हो, तो सारी तरुण अस्थियाँ हो गई,
ठीक है। तो कपाल में जीएसटी याद रखना है, रुचक में आ गया आपका दसन आ गया, बोले में अपने पार्श्व और पृष्ठ रख लिया, तरुण में आपको मैंने बता दिया कि जो मुड़ने वाली अस्थियाँ हैं, ठीक है। शेष जो बची वो निलक में आ गई। तो ऐसे आपको अस्थियाँ याद रखनी है, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार पूरा लॉन्ग के लायक देखेंगे, आ सकता है लॉन्ग में, मैक्सिमम चांसेस है लॉन्ग में पूछे जाने के, ठीक। इसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है कि कौन सी बोन इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेपरेट लेक्चर में कल शाम तक अपलोड कर देंगे। अभी आप आयुर्वेद पोर्शंस को पूरा तैयार कर लीजिए बढ़िया से, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट आता है संधि शारीर, ठीक है। संधि शारीर, संधि शारीर के अंदर भी आपने निरुक्ति हो गया, लक्षण हो गया, ठीक है, संख्या हो गया, प्रकार हो गया, ऐसे तैयार करना है सेम टू सेम, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। संख्या की अगर हम बात करें तो चरक ने कितने माने हैं 200, सुश्रुत ने कितनी मान ली 10 और जोड़ दी 210, ठीक है। प्रकार की अगर हम बात करें तो 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है, और 2 प्रकार भी बताए हैं। 2 प्रकार कौन से बताए हैं, चल और अचल संधि, ठीक है। और 8 प्रकार कौन कौन से बता दिए हैं, कोर हो गया, उलूखल हो गया, सामुद्ग हो गया, प्रतर हो गया, तुन्न सेमनी हो गया, वायस्तुंड हो गया, मंडल हो गया, शंखावृत हो गया। तो ये सब जो है 8 प्रकार की हो गई, ठीक है। उधर अस्थियाँ 5, इधर 8 प्रकार की संधियाँ हो गई। संख्या मैंने बता दी 200 और 210, वहाँ 300 360 याद रखना है, ठीक है। निरुक्ति लक्षण आप पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रकार आपको याद रखनी है, चलो और चल संधियाँ भी याद रखनी है। अब इसके अंदर कैसे याद रखना है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी लेंथी वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। संधि शारीर को भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक। ऐसे ही आपसे स्नायु पूछ लेता है, ठीक है। स्नायु, स्नायु को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। स्नायु की संख्या पूछता है, ठीक है। स्नायु संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखना है कितनी है, 900 स्नायु हैं, ठीक। कैसे याद रखेंगे, शाखा में 600, कोष्ठ में 230 और ऊर्ध्व चतुर्गत में 70, ठीक है। तो ऊपर पूरी हैं 600, ठीक है, इधर 230 और 70 जोड़िए 300 ये हो गई, तो 900 हो गई टोटल, ठीक। अब कैसे याद रखना है, 150 एक शाखा में होती हैं, तो 150 गुणा 4 600 हो गई, ठीक। कोष्ठ की बात करें तो इसमें याद रखना है 60 80 फिर 60 और फिर 30, 60 2 बार आ रहा है, ठीक है। 60 का आधा 30 हो गया, तो 60 80 60 30 याद रखना है। तो 60 कहाँ होती हैं, कटी में, कमर में 60 हो गई, फिर उसके ऊपर क्या है, पीठ है, तो पृष्ठ में 80 हो गई, ठीक है। पृष्ठ के साथ जुड़े हुए पार्श्व हैं, दोनों पार्श्व हैं, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व, तो वहाँ 60 हो गई, और फिर 30 कहाँ हो गई, उर्म हो गई, ठीक है, जहाँ पर आपके स्टर्नम और रिप्स का रीजन होता है। तो 60 80 60 30, कटी पृष्ठ, कटी के ऊपर पृष्ठ, पृष्ठ के बगल में पार्श्व लगे और आगे की तरफ उर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो ऊर्ध्व की 70 है उसमें रखना कि ग्रीवा में 36 और उसके ऊपर मूर्धा में 2 कम हो जाती हैं 34, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्नायु की संख्या 900 हो गई, ठीक। अगर इसके प्रकार पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना 4 प्रकार, ठीक है। कौन कौन से, प्रतानवती, वृत्त, शुशिर और पृथु, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैसे याद रखेंगे, वृत्त कौन सी होती है, कंटरा, बस कंटरा याद रख लेना है, ठीक है। प्रतान क्या मतलब होता है, प्रतान का दूसरा ही नाम होता है शाखा, शाखाओं को प्रतान बोलते हैं, तो शाखाओं में कौन सी होती है, प्रतानवती होती हैं, ठीक। शुशिर, शुशिर कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए कोटेशन याद रख लीजिए, ससुर जी के ज़्यादा खाने से आमाशय, ठीक है, पक्वाशय और वस्ती, वो वस्ती भर जाती है। तो कैसे ध्यान रखा, ससुर मतलब हो गया सौसिर, ठीक है, यानी सुसिर, ठीक है। तो कौन कौन सी, आमाशय हो गई, अब ज़्यादा खा लिया उन्होंने तो आमाशय भर गई, पक्वाशय भी भर गया और बस्ती भी भर गई, ठीक है। तो यानी आमाशय, पक्वाशय और बस्ती, इन तीनों में कौन सा, शुशिर स्नायु होती है, ठीक है। और रेस्ट जो बची उसमें पृथु होती है, क्लियर। तो वृत्त कौन सी होंगी, कंटरा हो गई, प्रतान का दूसरा नाम शाखा हो गया, शुशिर वाली हो गई आमाशय, पक्वाशय और बस्ती, ठीक है। और रेस्ट जो बची वो पृथु हो गई। तो स्नायु का क्या रोल है, तो एक क्वेश्चन आता है भार साहा नरा, भार साहा नरा, कि आदमी का भार सहन करने वाली कौन सी होती हैं, तो आदमी अस्थि लगा देता है, नहीं, तो उसका ध्यान रखना है स्नायु होती हैं, ठीक है। अस्थियाँ अगर खड़ी हैं लेकिन स्नायु से नहीं बधी हुई हैं तो आदमी का भार सहन नहीं कर सकती, तो आपको ये स्नायु ध्यान में रखना है, ठीक।
जब स्नायु के बारे में आप इतना पढ़ लें तो एक बार स्नायु का महत्व भी पढ़ लीजिएगा। स्नायु का महत्व, इसमें कोटेशन आती है, उसको कितनी बार रख के पूछ लेता है किसके लिए कहा गया, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए कि न अस्थिनी, न पेशियो, न शिरा, न च संदेह, ऐसे कोटेशन आती है, उसको देख लीजिएगा। स्नायु का महत्व की जो कोटेशन है वो एग्जाम में रख के कोटेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो उसके कोटेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसमें ये कहा गया कि अस्थियों को, पेशी को, शिरा, संधियों को बांधने वाली ये स्नायु होती हैं, और ये बोला गया कि इनमें व्यापक हो जाए, ठीक है, तो संपूर्ण शरीर में व्यापक उत्पन्न हो जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा स्नायु के महत्व की कोटेशन को, ठीक है। चलिए अब एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है पेशी से, ठीक है। तो पेशी में आपको क्या क्या पढ़ना है, पेशी का स्वरूप पढ़ लेना है। इसमें कोटेशन आती है यथा उष्मणा युक्तो वायु, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। स्वतांशी प्रतिपत्ति से कोटेशन आती है, तो मांस में जब प्रवेश करती है वायु तो उसको डिवाइड कर देती है पेशी में, एक बार देख लीजिएगा कोटेशन है स्वरूप की, ठीक है। ये पूछ सकता है। उसके पेशी की संख्या पूछ लेगा आपसे, संख्या कितनी है 500, ठीक है। स्नायु कितनी थी 900, ठीक है। संधियाँ कितनी थी 200 और 210, और अस्थियाँ कितनी थी 300 360, ठीक है। वो एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पेशी कितनी हो गई 500 हो गई, ठीक है। तो शाखाओं में 400 पूरी होती हैं, बाकी बची 66 और 34। तो आपको ध्यान रख लेना है कि मध्य शरीर में 66 और 34 कहाँ होती हैं, गर्दन और सिर में होती हैं, ग्रीवा और सिर में होती हैं, ठीक है। ये आप देख लेंगे। तो पेशी को भी आप पढ़ के जाएंगे शॉर्ट के लायक, ठीक है, लॉन्ग में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इतने पॉइंट जब आप देख लें, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अस्थि में क्या इंपॉर्टेंट है, पेशी में क्या इंपॉर्टेंट है, स्नायु में क्या है, पेशी को में हमने क्या ध्यान रखना है, संधि में क्या ध्यान रखना है, ठीक है, गर्भ क्रांति में हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है, परिभाषा में हमें क्या रखना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, परिभाषा शरीर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि परिभाषा शरीर से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभार लॉन्ग भी बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ शॉर्ट में, एक बार ध्यान दे दीजिए, 5-10 मिनट का और रह गया, ठीक है। परिभाषा शरीर, परिभाषा शरीर, परिभाषा शरीर में मेन आपको क्या ध्यान रखना होता है कि संख्या किसकी कितनी बताई गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला है कंडरा, ठीक है। तो कंडरा कितनी बताई गई है 16, और कंडरा के बराबर और क्या चीज़ बताई गई, जाल। तो कंडरा भी 16 है और जाल भी 16 है, ठीक है। कंडरा 16 कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिए, 4 हाथ में हो गए, 4 पैर में हो गए, ठीक है, 4 गर्दन में हो गए, और 4 पीठ में हो गए, ठीक है। तो कोटेशन क्या बोलती है कि 400 हस्तयो, 400 पादियो, ठीक है, और उतनी ही तावंतियो, उतनी ही गर्दन और पृष्ठ में भी होती हैं। तो 4 हाथ में, 4 पैर में, ऊपर गर्दन है, गर्दन के पीछे पीठ है, ठीक है। तो टोटल 16 हो गई। तो 16 कंडराएँ होती हैं। फिर उनका क्या मानना है आचार्यों का, आचार्य ने बोला कि जो हाथ की कंडराएँ हैं और जो पैर की कंडराएँ हैं वो सब जाके कहाँ मिलती हैं, नखाग्र, नख के अग्र प्रदेश में मिलती हैं। क्लियर हो गया। फिर उन्होंने बताया कि जो गर्दन और हृदय के साथ लगी हुई हैं, ठीक है, वो कहाँ जाके मिलती हैं, सारी मृड पे जाके मिलती हैं। कहाँ पे, मृड पे जाके मिलती हैं, ठीक है। और जो पृष्ठ और नितंब प्रदेश से निकलने वाली हैं, ठीक है, वो सब जाके कहाँ मिलती हैं, बिंब प्रदेश में, ठीक है, बिंब प्रदेश में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो कंडरा हो गई, कंडरा टोटल 16 है, 4 हाथ में है, 4 पैर में है, 4 गर्दन में है और 4 ग्रीवा में, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो हाथ, पैर, गर्दन और पीठ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 सब में हो गई। हाथ और पैर से निकलने वाली नख के अग्र प्रदेश में, यानी नाखूनों के पास जाके अटैच होती हैं, ऐसा मानना है आचार्यों का। गर्दन और हृदय से निकलने वाली जो है वो आगे के पोर्शन में क्या है, मृड है, तो मृड पे जाके अटैच होंगी, क्योंकि गर्दन और हृदय आगे की तरफ हैं, और पीठ और नितंब जो पीछे की तरफ है वो जाके मिलती हैं बिंब प्रदेश में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कंडरा के लिए, ठीक है। अब आता है जाल। तो जाल के लिए आचार्य ने क्या बोला, उन्होंने बोला मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि, बोला इनमें से प्रत्येक के 4-4 जाल होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। तो जाल की संख्या भी 16 हो गई। वो किसके हिसाब से डिवाइड हुई, मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि के हिसाब से डिवाइड हुई। तो प्रत्येक के 4-4 जाल हो गए, ठीक है। और ये कहाँ आश्रित होंगे, शाखाओं में आश्रित होंगे जाल, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो कंडरा और जाल दोनों 16-16 हैं। तीसरा पूछता है कूर्च। कूर्च को आप देखिए, कुछ याद रख लीजिए। तो 6 कितनी होती है, 6 होती हैं। कितनी है, 6। तो क्या याद रखनी है कि हस्त, पाद और ग्रीवा और मृड, ठीक है। तो इन चारों में हस्त, पाद और ग्रीवा और मृड, ठीक है। तो आचार्य ने बताया कि हस्त में 2, पाद में 2 और ग्रीवा और मृड में 1-1,
ठीक है, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस प्रकार से 6 कोर्स बनती हैं। हस्तियोद्यो, पादयोद्यो, ग्रीवा मेडेसु एक एक, ऐसा आचार्य ने बताया कि हस्त में 2 होती हैं, पाद में 2 होती हैं, ग्रीवा और मेड में एक एक होती हैं। ठीक है, इस तरीके से 6 कूर्च होती हैं। क्लियर हो गया। चौथी आती है रज्जू। ठीक है, रज्जू को आप ले लीजिए रस्सी से लगभग, तो रस्सी कितने, लगभग 4 सिंगल रस्सी से मिलकर एक मोटी रस्सी बनती है, तो कितनी होती है, 4 मान लीजिए। ठीक है, कितनी, 4 होती हैं। और ये कहाँ होती है, पीठ में होती हैं, याद रखना है। तो पृष्ठ में कितनी होती हैं, 4 रज्जुएं होती हैं। ठीक है, 2 आभ्यंतर की तरफ होती हैं और 2 बाह्य की तरफ होती हैं। ठीक है, तो 4 होती हैं और पृष्ठ में सिचुएटेड होती है। तो रज्जु कहाँ होती हैं, पृष्ठ में। तो इसको कैसे याद रखना है, इसका कर्म कैसे याद रखना है, PNR, दैट इज पेशी निबद्धनार्थम रज्जु। ठीक है, पेशी, P फॉर पेशी, N फॉर निबद्धनार्थम, निबद्धनार्थम। ठीक है, PNR क्या होता है, ट्रेन में मिलता है, PNR नंबर मिलता है, जिससे आप अपने टिकट को पता लगाते हैं कि वेटिंग है कि वो आपको पक्की सीट मिल गई, वो PNR से पता लगाते हो। तो PNR मतलब पेशी निबद्धनार्थम रज्जु, तो ये आप याद रखें PNR से। और रज्जु होती कहाँ है, पीठ में होती है। ठीक है, कितनी होती हैं कि जैसे एक रस्सी, रज्जु तो रस्सी जैसे 4 पार्ट्स, 4 अलग अलग रस्सियों से मिलकर बनी होती है एक कंप्लीट रस्सी, तो आपको 4 याद रखना है। कहाँ होती है, पृष्ठ में होती है। क्लियर, आभ्यंतर में 2 और बाह्य में 2। ठीक है, तो 4 हो गई। तो आपको कंडरा बता दिया, जाल हो गया, कूर्च हो गया और रज्जु हो गया। ठीक है, फिर पूछता है सेवनी। नेक्स्ट आता है सेवनी। तो सेवनी कितनी है, याद रखना है 7। स फॉर सेवनी, स फॉर 7। कैसे, 5 होती हैं सिर में, सिर से विभक्ता पंच, तो सिर में होती हैं 5। और जिह्वा और सेफ, सेफ का मतलब हम कह सकते हैं मृड प्रदेश से, तो यहाँ कितनी होती हैं, 1 1 होती हैं। ठीक है, तो 5 1 6 1 7, तो सर में 5 होती हैं। और ये 5 सेवनी कौन सी हैं, जो 5 ब्रेन में सूचर होते हैं, लैम्बॉइड सूचर, कोरोनल सूचर, तो वही 5 सेवनियाँ हैं। ठीक, तो 5 सर में, 1 जीभ में और 1 सेफ में, यानी मृड प्रदेश में होती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि इनको शस्त्र कर्म के दौरान बचाना चाहिए। जब आप सर्जरी करते हैं तो शस्त्र कर्म के दौरान इन्हें बचाना चाहिए। क्लियर, जैसे मैंने रज्जू के लिए बताया था PNR, पेशी निबद्धनार्थम रज्जू, ऐसी सेवनी के लिए क्या बोला गया कि इन्हें शस्त्र कर्म के दौरान बचाना चाहिए। तो सेवनी का मतलब सूचरिंग से है, सूचर से है। तो ब्रेन में 5 सूचर होते हैं, कोरोनल, लैम्बॉइड, ठीक है, सजाइटल सूचर। तो ऐसे ही 5 सर में हो गए, 1 जिह्वा में होता है और 1 सेफ में हो गया। ठीक है, तो 7 सेवनी हो गई। और लास्ट आता है संघात। संघात कितने होते हैं, 14। कितने हैं, 14। तो संघात मतलब जॉइंट्स जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 4 शाखाएं होती हैं, तो चारों शाखाओं में लगभग 3 जॉइंट होते हैं, तो कितने हो गए, 12। और प्लस 2 बचे, वो 2 कहाँ होते हैं, त्रिक प्रदेश, यानी एक शोल्डर पॉइंट को इन्होंने मान लिया त्रिक प्रदेश, और एक सिर में मान लिया। ठीक है, तो टोटल 14 हो गए। ठीक है, तो संघात 14 हो गए। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि शुरू में कंडरा और जाल हैं। ठीक है, वो दोनों 16-16 हैं। ठीक है, रज्जू मैंने बता दिया कि रस्सी हो गई, तो 4 से मिलकर बनती है, 4 हो गया। ठीक है, सीमंत मैंने बोल दिया, 100 से सीमंत, 100 से 7 हो गया। सेवनी, ठीक है, सेवनी 100 से सेवनी, 100 से 7 हो गया। ठीक है, रज्जू 4 हो गया, जाल और कंडरा 16-16 हो गई, कूर्च 6 हो गए। ठीक है, और संघात 14 हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को समराइज करेंगे। ठीक है, तो आपका जो आयुर्वेद का पोर्शन था इन पॉइंट्स से कवर होगा, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई पॉइंट रह भी गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस सेक्शन से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बता सकूं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।